सभी को नमस्ते बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर पे। और हमारा अगला लेक्चर है पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमने कल यानी लास्ट लेक्चर में हमने पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और उसे हमने बहुत अच्छे से समझा था, राइट। आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और पब्लिक फाइनेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस का यानी गवर्नमेंट फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट कैसे और कहाँ से पैसे अरेंज करती है और फिर कैसे पैसे को खर्च करती है, किन किन चीज़ों पे किन किन मुद्दों पे बात होती है, राइट। जिसमें मैंने बजट के बारे में भी आपको कहा था। तो आगे चलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक का मतलब मैंने आपको कहा था, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी, सरकार के द्वारा खर्चा किए जाने वाला जो भी पैसा होता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। सरकार 3 लेवल पे होती है, गवर्नमेंट जो भी बॉडीज होती है 3 लेवल पे होती है। एक तो केंद्र लेवल पर जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश, गुजरात गवर्नमेंट, राइट, राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, एंड लोकल बॉडीज में जैसे आप म्यूनसिपैलिटीज पकड़ सकते हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन। देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खर्चा क्यों होता है? देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। फॉर सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स, नागरिकों की बहुत सारे ज़रूरतें होती हैं, उनकी चाहते तो नहीं बोल सकते, ज़रूरतें बोल सकते हैं, जो होती हैं उसे पूरा करने के लिए। एंड फॉर प्रोमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, और उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, ठीक है। ये खर्चे इसलिए किए जाते हैं, जैसे कि भाई हॉस्पिटल चाहिए, तो हॉस्पिटल क्यों चाहिए? हेल्थ अच्छी रखने के लिए। स्कूल चाहिए, स्कूल क्यों चाहिए? अच्छी एजुकेशन के लिए, राइट। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्यों? सीधी सी बात है, आज के डेट में बहुत ज़रूरत है। अच्छे रोड चाहिए यानी ट्रांसपोर्ट स्मूथ करने के लिए। तो ऐसा क्या है, हमारी ज़रूरतें हैं। क्या है? हमारी ज़रूरतें हैं, राइट। हमारी मीन्स नागरिकों की, देश के नागरिकों की। इन ज़रूरतों को पूरा करने का जिम्मा हमने किसको दिया है? देश की जनता ने किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है, जिन्हें हम पब्लिक अथॉरिटीज भी कहते हैं, ठीक ना। टिल 20th century द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसीज ऑफ लेजेस फेयर। ये एक बाहर देश का एक टर्म है। लेजेस फेयर का यहाँ पे मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम। जैसे कि गवर्नमेंट कुछ ही मुद्दों पे जो है अपना हस्तक्षेप करेंगे, बाकी सारे मुद्दों पे गवर्नमेंट बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी। खासकर प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये पहले था, 20th सेंचुरी तक था। 21st सेंचुरी में अंडर दिस पॉलिसी द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट वर रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑब्लिगेटरी फंक्शन। तो ये जो लेजिस फेयर पॉलिसी थी, इसके अंदर में क्या था? ये रिस्ट्रिक्टेड थे। कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड थे? ऑब्लिगेटरी में उन्होंने क्या क्या पढ़ा था? हमने डिफेंस के बारे में पढ़ा था एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, राइट। एक्सटर्नल अटैक से बचाए रखने के लिए और देश में शांति व्यवस्था लाए। तो गवर्नमेंट इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करती थी, यानी यहीं तक सीमित थी। लेकिन अब द मॉडर्न गवर्नमेंट, आज के डेट की गवर्नमेंट में, 21st की गवर्नमेंट में, नॉट ओनली परफॉर्म द ऑब्लिगेशन फंक्शंस, वो सिर्फ अनिवार्य फंक्शंस ही नहीं, सच एज डिफेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऑल्सो इसके अलावा वो परफॉर्म ऑप्शनल फंक्शंस फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। और आज की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ बॉर्डर्स, सीमा, मिलिट्री, लॉ एंड ऑर्डर इसी पे बात नहीं करती। वो आज की डेट में बहुत सारे मुद्दे बात करती है जो देश के अंदर ज़रूरी हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, वो हेल्थ की बात करती है, वो महिलाओं के शिक्षित होने की बात करती है, उनको सशक्तिकरण करने की बात करती है, राइट। एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, एनर्जी की बात करती है, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें करती है। तो आज के डेट में गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा अंदर तक। पहले जो डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर तक खाली चलता था, अब वो गवर्नमेंट और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़, फंक्शन जो है परफॉर्म करती है, जिसमें ऑप्शनल फंक्शन आता है। देयरफॉर स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसीलिए पब्लिक फाइनेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम समझ पाए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट खर्चे को क्लासिफाई किया गया है कैसे? डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट बेसिस। वी शैल नाउ स्टडी द सम ऑफ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको ढंग से कहूँ तो वैसे तो रेवेन्यू का मतलब होता है पैसे आना, रिसिप्ट, गवर्नमेंट के पास इनकम आना। इनकम आने के लिए किया गया खर्चा कैसे, देखो ध्यान दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि रोजमर्रा के लाइफ में खर्चा किए जाने वाला पैसा, रोजमर्रा की लाइफ में खर्चा किए जाने वाला पैसा। मान लो आपका कोई दुकान है, आपकी कोई ऑफिस है, और वहां पे आपने कुछ लोग रखे हैं दुकान में काम करने के लिए, ठीक ना। अब जो दुकान में काम कर रहा है, चाहे लड़का हो या छोटू, जो भी कोई हो, राइट, या आपकी ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको आप क्या दोगे? उनको आप सैलरीज दोगे, उनको आप और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं दोगे जिसके वो इंसेंटिव कहा जाता है, राइट। आप अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं, यानी फ्लैट्स वगैरह देती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब वो कंपनियां क्यों करती हैं? ताकि कंपनी को वो एम्प्लॉई ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्या करके दें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। सेल करेंगे तो उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और मैंने एक सेल्समैन रखा है और मैं उसे सैलरी दे रहा हूँ, तो जो सैलरी है ना वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्यों आता है? क्योंकि वो सैलरी लेकर मेरे लिए क्या करेगा? मेरी कंपनी के लिए मेरी कंपनी का प्रोडक्ट बेचेगा और मेरी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देगा। वो उसका काम क्या होगा? यही होगा ना कि कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस क्या करे? वो बेचे, यानी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दें। वो 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके दे तभी जाके उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो वैसे ही गवर्नमेंट के भी हैं। तो गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चे में जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज इनकर्ड रेगुलरली, ये हमेशा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि सैलरी, गवर्नमेंट बहुत सारे अलावेंस देती है, पेंशन देती है गवर्नमेंट, मेडिकल फैसिलिटी देती है। तो ये सब जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ पे करती है, अपने ऑफिसर्स पे करती हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोगों पे करती है, राइट। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई होप समझ गए। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट में कहूँ तो ये वो खर्चा है जिसमें पैसे तो जाते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ क्रिएट होता है या कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कैसे? फॉर एग्जांपल ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या है? बुलेट ट्रेन। अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल। तो 1 लाख करोड़ पैसे तो जा रहे हैं, मानते हैं खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर पड़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। लेकिन उसकी जगह पे क्या बनेगा, क्या मिलने वाला है? बुलेट ट्रेन, यानी कुछ ना कुछ हमारे हाथ आने वाला है। आप गए एक मोबाइल शॉप में और आपने एक मोबाइल परचेज की, आपने कैश दिया, पैसे गए, खर्चा हुआ ना, लेकिन बदले में मिला ना कुछ। क्या मिला? मोबाइल। यानी आप कह सकते हो आपका मोबाइल, आपका जो पैसा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? मोबाइल में। ये एक तरह का असेट है। असेट मतलब, असेट मीन प्रॉपर्टी। आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई, भले ही पैसा कम हुआ लेकिन आपकी एक प्रॉपर्टी बढ़ गई, ठीक ना। तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें खर्चा होने के बाद कुछ ना कुछ क्रिएट होता है, जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो रेलवे ट्रैक्स बढ़ाना, नए ट्रेनें निकालना, नई बोगियां बनाना, मेट्रो वगैरह ले लो आप, नए रोड, नए हाईवेज बनाना, राइट, बहुत सारे ब्रिजेस और पुल बनाना, डैम्स वगैरह बनाना, ये सब किस में आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यानी मैंने खर्चा करके प्रॉपर्टी बना ली, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों में फर्क है, ध्यान देना, थोड़ा सा फर्क है। क्या है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव इन नेचर। कह रहा है प्रोडक्टिव है इन नेचर में। कैसे है? द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन,
price stability, etc. is known as development expenditure. For example, expenditure on health, education, industry, real development and social welfare, research and development वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वो खर्चे हैं जो डेवलपमेंट के थ्रू हमें काम में आते हैं। जैसे मान लो रोड बनाने हैं, ठीक ना, रोड बनाना है तो रोड बन रहा है तो एक डेवलपमेंट हो ही रहा है, कैपिटल। रोड बनने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा। तो रोड बनने के प्रोसेस में हम बहुत सारे लेबर यूज करेंगे, बहुत सारे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, राइट, बहुत सारे लोगों को काम देंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इन लेबर को हम क्या देंगे, वेजेस या सैलरी देंगे, राइट। तो इस तरह के चीज़ों को जो भी डेवलपमेंट के काम में खर्चा किया जा रहा है उसे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। कुछ डेवलप किया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है, तो जब भी डेवलपमेंट वाली चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे लाइक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, स्कूल बनाया जा रहा है, राइट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा रही है, रोड बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ताकि इंडस्ट्रीज का ट्रांसपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ रहें। तो इस पर जो भी खर्चे होंगे सारे डेवलपमेंट खर्चे होंगे, ठीक है। अगला, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड, that government expenditure which does not yield any direct productive impact on the country is called non-development expenditure। ये ठीक इसका उल्टा है। जैसे ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। देखो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या था, एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर था। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब डेवलप होगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हमने के ऊपर खर्चा किया, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कैसे आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके बहुत सारे इंडस्ट्रीज चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, और अर्बनाइजेशन होगा तो वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सारी फैसिलिटीज आएंगी। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्टिव काम हो रहा है, यानी चीज़ें बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। नॉन डेवलपमेंट में क्या क्या था, एग्जाम्पल में देखो, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वॉर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, दीज आर अनप्रोडक्टिव इन नेचर। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वॉर एक्सपेंडिचर, युद्ध के लिए किया गया खर्चा। याद होगा वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, सिर्फ बर्बादियाँ ही हुई थी, उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। पैसे तो गए, हमने बंदूकें खरीदी, तोपें खरीदी, मिसाइल्स खरीदे, राइफल्स खरीदे, राइट, और डोम्स वगैरह कहा जाता है, वो सब खरीदा हमने, तो सब खर्चे हुए। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि मान लो दिवाली में पटाखे, ठीक ना, दिवाली में हम पटाखे खरीदते हैं, मान लेते हैं 1,000 रुपये खरीदे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करो तो वो तो इससे भी कम खरीदते हैं, 500-1000 में ही खरीद लेते हैं। तो 1,000 के फटाखे हमने खरीदे और उसी रात में यूज़ कर दिए, सब धुआं हो गया, सब खत्म। तो ये खर्चा क्या है, एक तरह का फालतू खर्चा है। हमें खुशी तो मिली, दिवाली मनाए चलो खुशी मिलती, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली वो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करती। कुछ डेवलप हुआ कि उल्टा पॉल्यूशन हो गया राइट। तो उसी तरह गवर्नमेंट के कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो डेवलपमेंट के किसी भी काम के नहीं होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जैसे आप ले लो पुलिस पे, पुलिस को दी जाने वाली जो भी सैलरी होती है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि पुलिस पे खर्चा करके कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, पुलिस को खर्चा करके लॉ एंड ऑर्डर खाली मेंटेन हो रहा है। लेकिन जब हम लोग ब्रिज बनाएंगे तो ये डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक ना, जब हम रोड बनाएंगे तो ये डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन पुलिस पे खर्चा, जज वगैरह पे खर्चा, ट्रैफिक पे खर्चा, ट्रैफिक पुलिस वगैरह पे खर्चा, ये सब डेवलपमेंट का काम, मतलब डेवलपमेंट में इनका कोई रोल अदा नहीं होता। इनडायरेक्ट आप ले सकते हो, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होती, ठीक है। लिखा ना यहाँ पे, नॉट एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट तो है ही है भाई, शांति व्यवस्था होगी तभी तो बाकी सारे काम होंगे, कह सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, रिसेंट ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। आपको ये देखकर बहुत अच्छे समझ में आएगा कि खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा किस हिसाब से किस तरह से चला है, ठीक है। तो ये ईयर दिया हुआ है कंटिन्यूसली, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इन करोड़ है, यानी अगर 72,317 लिखा है, 72,317, तो ये करोड़, करोड़ मतलब यहाँ पे 7 जीरो और है, ठीक ना, इतना मान के चलना, ठीक है। तो 1901 से 92 में ये 72 करोड़ के आसपास था, 72,000 करोड़, सॉरी 72,000 करोड़ के आसपास था। 1-2 में यानी ठीक 10 साल बाद देखा गया तो ये ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका था,
4 गुना क्या एक्चुअली ज़्यादा हो गया, 5 गुना हो चुका है, 7 5 35। तो 70,000 से 72,000 से ये 3,62,000 के आसपास आ गया, करोड़ के आसपास। फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद ये 5 लाख के आसपास आ गया। फिर ठीक 3 साल बाद ये डबल हो गया, 5 लाख से ये 10,24,000 हो गया, करोड़ हो गया। फिर 5 साल बाद ये 12 लाख के आसपास आ गया, 11 लाख इतना। फिर हर साल देखा जा रहा है तो 13 लाख हो गया। 13 के बाद 18 में ये 14 लाख हो गया, 17 18 में। और 17 18 से देखोगे तो बहुत ज़्यादा जंप हुआ है, ये 17 लाख, 14 से 17 यानी 3 लाख करोड़, जो कभी पूरे साल में होता था उतना बढ़ाया जा रहा है, 3 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया। और 17,29,682 करोड़ टोटल खर्चा, ये खर्चा है लाख करोड़, 17 लाख करोड़ रुपए, ठीक ना। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, सोच भी नहीं सकते। तो 19-20 तक का आंकड़ा दिया हुआ है। गिवन टेबल शोज द ट्रेंड इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया सिंस 91 to 92 for select year. It can be clearly observed that there is a tremendous growth in the total expenditure, public expenditure in the country over the period. Yes, समझते हैं। देखो कहाँ था, अगर 20 साल पहले जाए तो 72,000 था, आज 17 लाख है, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत, 30 गुना लगभग ज़्यादा जो है ये खर्चा बढ़ चुका है। इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई 20 साल में, ठीक ना। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए आगे समझेंगे कि रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना तेजी से बढ़ा। ट्रिमेंडस लिखा ना, एकदम बहुत तेजी से बढ़ा है। So it is observed that there is a continuous growth in public expenditure in a developing countries like India. बहुत अच्छी पॉइंट लिखी है, डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब जो देश तरक्की कर रहा है, कर चुका है नहीं, डेवलप नहीं, संपन्न नहीं, विकसित नहीं है, विकासशील देश, जो देश बन रहा है, बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। सीधी सी बात है, खर्चे होंगे ही होंगे, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो और डीप में क्या रीजन है हमें वो समझना है, ठीक है। तो पहला है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यस, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट पहले सिर्फ ऑब्लिगेशन फंक्शंस पे ध्यान देती थी, यानी डिफेंस पे ध्यान देती थी, लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देती थी, ठीक ना, एक्सटर्नल अटैक्स के ऊपर खाली ध्यान देती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या है, वो ऑप्शनल फंक्शन पे भी ध्यान देती है। तो एज मेंशन्ड अर्लियर, द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म मेनी फंक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अब सरकार बहुत सारे एक्टिविटीज कर रही है। These functions include spread of education, गवर्नमेंट एजुकेशन को बढ़ाने के लिए देखो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई उन्होंने, खर्चा किया उसके ऊपर। पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स पे खर्चे हो रहे हैं। पब्लिक वर्क्स यानी रोजगार वगैरह पे खर्चे हो रहे हैं। पब्लिक रिक्रिएशंस, चीज़ों को मेंटेन किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स, बहुत सारे सोशल वेलफेयर, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, राइट, बहुत सारी स्कीम्स वगैरह दुनिया भर की आ रही। पिछले 10 साल में आप देखोगे तो बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट न्यू फंक्शंस आर कंटिन्यूसली बीइंग अंडरटेकन। तो हमने पाया कि पिछले 10 सालों में, 20 सालों में सरकार ने बहुत ज़्यादा स्कीमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें लाई लोगों के लिए, समाज के लिए। एंड ऑल फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म मोर इफेक्टिवली ऑन अ लार्ज स्केल बाय द गवर्नमेंट। और जो पुरानी स्कीम्स थी उनमें भी गवर्नमेंट लेके चल रही है, उन्हें हटा नहीं रही है। दिस लीड टू इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इसी वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं, क्योंकि पब्लिक पे खर्चा हो रहा है, समाज पे खर्चा हो रहा है, इसलिए, ठीक है ना। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, सॉरी पॉपुलेशन, सॉरी इंक्रीज इन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट। यस, अब सबको पता होना चाहिए कि 90s के टाइम में, यानी 1990 के आसपास या 1991 के बाद जो है जनसंख्या विस्फोट हुआ था पूरे वर्ल्ड में, खासकर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में हुआ था। बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा, बहुत तेज़ी से मतलब बहुत तेज़ी से। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज़ टू इनकर ग्रेटर एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यस, 2021 के 11 के आंकड़े के हिसाब से 121 करोड़ हम लोग। और आपको लेटेस्ट बता दो 2021-22 का जब अंदाजा, अभी तो पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा नहीं पाया गया है कि लगभग 140 प्लस, यानी 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है, ठीक ना। 135 तो नहीं है, पक्का है। ये कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो आपके घर में
सिर्फ 2 लोग थे, हस्बैंड वाइफ। आपके नहीं, कोई एक घर है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, तो खर्चे कितने होंगे? इतने ही होंगे। लिमिट पकड़ ले, 5,000 रुपये खर्चा होता है, एग्जाम्पल, ठीक है, छोटा सा दे देते हैं। अब 4 साल गुजर गए और अब 3 बच्चे हैं, भी हैं, 3 बच्चे भी हैं, 3 2 5 लोग हो गए, पेरेंट्स तो थे ही, अब 3 बच्चे हो गए 5। तो सीधी सी बात है, 5,000 में तो काम चलेगा नहीं, अब 10,000 या फिर 15,000 में काम चलाना पड़ेगा। तो इससे भी खर्चे बढ़ते हैं, यानी पॉपुलेशन बढ़ा ना, जहाँ 2 थे वहाँ 3 हो गए, ठीक है। जैसे 2000 में हमने पाया था कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी पता है? 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी, 2000 में। यस, सन 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन कुछ आसपास 100 करोड़ की थी। आज 2022 के आसपास हो चुके हैं और हम लोग 140 करोड़ के आसपास, यानी 40% हम लोग बढ़ चुके हैं। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का खर्चा ही बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण को बढ़ावा मिला है। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इन अ ग्लोबल फिनोमिनन ऑफ द डे। This lead to increase in the government expenditure on water supply, road, energy, schools, colleges, public transport, sanitation, etc. Yes, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण भी बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत सारे शहर उभर के आए हैं, जो पिछड़े क्षेत्र थे वो आगे बढ़े हैं, डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर। और डेवलपमेंट होने का सबसे बेसिक जो साइन होता है, जो हिंट होता है, वो क्या होता है? वहाँ पे रोड अच्छे होते हैं, वहाँ पे हेल्थ अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छा होता है, फुल एनर्जी होती है। एजुकेशन के लिए क्या, स्कूल कॉलेजेस बनाया जाएगा, हेल्थ के लिए क्या, हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह बनाए जाएंगे, रोड के लिए रोड डेवलपमेंट किया जाएगा, जहाँ पे मिट्टी के रोड थे वहाँ पे सीमेंट के या फिर और चीज़ों के रोड बनाए जाते हैं, राइट, यानी पक्के रोड बनाए जाते हैं। साफ सफाई पे ध्यान देना पड़ता है, ट्रैफिक सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होगी तो वहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये सब खर्चे बढ़ते हैं जब अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है ना। आप कंपेयर कर सकते हो किसी गांव को, एकदम पिछड़े गांव को पकड़ लो, शहर को पकड़ लो, देखो कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सीधी सी बात है। शहरों में लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि गाँव जगह या पिछड़े क्षेत्रों में लोग बहुत कम होते हैं, राइट। तो लोग कम होंगे, खर्चा कम होगा, जहाँ लोग ज़्यादा होंगे खर्चा ज़्यादा होगा। बोला नहीं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस यानी सुरक्षा रक्षा के लिए। तो इन मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम में डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इवन इन द पीस टाइम। कह रहे भाई, आज के टाइम में सरकार जो है सुरक्षा पे बहुत खर्चा कर रही है, जबकि शांति का माहौल चल रहा है। मतलब एक समय था जब वॉर होते थे, ठीक है ना, वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वार हुआ, लेकिन आज पूरी दुनिया पीस को फॉलो करती है। सब सारे देशों के बीच में अपना कई सारे एग्रीमेंट भी है कि पीस मेंटेन रखेंगे, न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे, बम इस्तेमाल नहीं होंगे लड़ाई करने के लिए, जो भी चीज़ें, राइट। ड्यू टू अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन फिर भी क्यों डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि थोड़ा अनबन चलते रहता है। जैसे हमारे इंडिया में पाकिस्तान को लेकर हमेशा चलते रहता है, अब चाइना को भी लेके बहुत बार पाया जा रहा है कि चलते रहता है। बीच में चाइना से छोटी मोटी झड़प भी हुई थी, जिसमें यहाँ और वहाँ दोनों साइड के लोग मारे गए थे, राइट। पाकिस्तान के साथ हमेशा होते रहता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे अभी रशिया का देख लो, रशिया यूक्रेन वॉर देख लो, चल रहा है कंटिन्यूसली, अभी भी चल रहा है। तो इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए खर्चे करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, मैं रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें रशिया से मंगाई हैं, जहाज से लेके, मिसाइलों से लेके, डोम से लेकर, सेंसर इक्विपमेंट से लेकर, ठीक है। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुत तेजी से बढ़ा है, लोकतंत्र की समझ लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये भी एक चीज़ मान सकते हो आप। जैसे आज के डेट में लोगों के पास एजुकेशन पहुंच रहा है, हेल्प पहुंच रही है, तो लोग ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं, जिससे उन्हें पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। किसी गांव खेड़े में चले जाओ और वहाँ के लोगों को कुछ, उनको नहीं पता होगा कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, और उनका हक क्या है, कौन सी चीज़ें नहीं। लेकिन जहाँ शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, वहाँ पे उनको पता होता है, ठीक है। पता होता तो क्या, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। यस, आज दुनिया में लगभग
सारे ही देश, कुछ देशों को छोड़ दे तो सारे देश क्या है, डेमोक्रेटिक हैं, यानी वो इलेक्शन करवाते हैं, वो अपना नेता खुद चुनते हैं, वहाँ पे कोई राजा राज नहीं करता है किसी भी देश में। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शन। यस, इंडिया में देख लो, हर साल या कुछ महीनों में ही हमें सुनाई देता है कि यार यहाँ इलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन है, ये इलेक्शन है, वो इलेक्शन है, नगर सेवक का इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, राइट, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, और भी बहुत सारे नगर निगम का इलेक्शन है। इलेक्शन हमें सुनाई देते रहते हैं जिसमें खर्चे होते हैं, ठीक ना, एंड अदर सच एक्टिविटीज, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। करेक्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है। मान लो यही राजा महाराजा का टाइम होता तो ऐसा खर्चा नहीं होता है, लोगों से थोड़ी पूछा जाता था कि राजा ये बनेगा। राजा महाराजा के टाइम पे लोगों से थोड़ी पूछा जाता, जनता से थोड़ी पूछा जाता कि आपका राजा कौन होगा, आप बताओ। नो, जिस घर से राजा होता था उसी का बेटा जनरली वही बनता था, या फिर दो अलग लोगों में लड़ाइयाँ होती थी, जो जीत जाता था वो राजा बनता था। लोग डिसाइड नहीं करते थे, तो ना इलेक्शन होता था ना खर्चा होता था, राइट। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, ठीक ना, महंगाई क्या, जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी प्राइवेट इंसान यानी नॉर्मल इंसान की तरह, द गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी की तरह, द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर द स्प्रेड ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यस, गवर्नमेंट भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, क्यों, ताकि वो लोगों को प्रोवाइड कर सके, समाज में प्रोवाइड कर सके। जैसे कि आज के डेट में देखे रहोगे तो राशन कार्ड पर 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो गेहूँ चावल मिलते हैं, तो वो कहीं से तो खरीदती है, लाइक वो किसानों से खरीदती है, बड़े बड़े किसानों से, गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े किसानों से खरीदती है। अब जो भी रेट होगा मुझे याद नहीं, मान लेते हैं कि कुछ 20 रुपये चावल के रेट से खरीदते हैं गवर्नमेंट, लेकिन हमें कितने रुपए में दे रहे हैं, 2 रुपये में। तो जो 18 रुपये हैं वो कौन बेयर कर रहा है, वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है। तो ये खर्चा कहाँ है, जिससे होगा, सीधी सी बात है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में। भाई वो पता होगा, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास राशन कार्ड वाली चीज़ें हैं, उनको पता होंगी कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें राशन कार्ड पे देती है, बहुत कम दाम में, फ्री में, बहुत बार तो फ्री में भी मिलती हैं। तो जहाँ से वो अरेंज करते हैं गवर्नमेंट, वो फ्री में नहीं खरीदते, गवर्नमेंट पैसा देकर खरीदती है और हमें सब्सिडी देकर हमें फ्री में अवेलेबल कराती है। नॉर्मली प्राइसेस ऑफ अ राइजिंग ट्रेंड, ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीजिंग कॉस्ट। और क्योंकि गवर्नमेंट हर टाइम में कंटिन्यूसली फ्री में दे रही है, बाहर मार्केट में उन चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा देकर खरीद रही है और हमें फ्री में और कम या फिर कम से कम दाम में देने की कोशिश करती है, इस वजह से भी उनका खर्चा बढ़ता है। अगला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड टू एन इंक्रीज इन production, employment and overall growth in the economy. Hence, the government makes huge efforts for implementing various schemes and programs for industrial development. This result in increase in the government expenditure. Yes, गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट पे खर्चा करती है। हमने पढ़ा था, राइट, रोड, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी, राइट, एयरपोर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ों पे, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बनाती है, प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, इन सब में खर्चे होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, लास्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, ठीक, आपदा आ गई तो क्या है, मैनी नेचुरल एंड मैन मेड calamities are like earthquake, floods, cyclone, social unrest, etc. are occurring more frequently. The government has to spend a huge amount for the disaster management, which increases total expenditure. Yes, देखो यहाँ पे लिखा है मैन मेड और नेचुरल। तो नेचुरल भी होता है कुछ, मैन मेड भी होता है। मैन मेड डिजास्टर में आप बमबारी पकड़ लो, बम फोड़ दिए, आतंकी कुछ हमले हो गए, राइट, ये मैन मेड हो गया। नेचुरल में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, सोशल अनरेस्ट यही आ गया मैन मेड। तो दंगे हो गए, तो इन सब चीज़ों में क्या है, गवर्नमेंट के बहुत खर्चे होते हैं। अभी आप देखो कहीं पे बाढ़ आ जाए, पूरा गांव का गांव या पूरा वो जो भी सिटी होता है पूरा बेकार हो जाता है, वहाँ से लोगों को निकालना, उनको खाने पीने की सुविधाएं देना, छोटे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, फिर उनकी फैमिली को कंपेंसेट करना। तो ये सब खर्चे हैं जो, और ये जो एक खर्चा है ना, ये प्लानिंग में भी नहीं आता है। जब हम बजट प्लान करते हैं तो हम साइड में पैसे रखते हैं इसके लिए, लेकिन कितना खर्चा होगा ये फिक्स नहीं होता है।
आपदा आ गई तो आ गई, पता नहीं कितना खर्चा होगा। हम अक्सर देखते हैं, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में कुछ महीने पहले या फिर साल की शुरुआत में या फिर लास्ट ईयर के एंड में पाकिस्तान में आपदा आ गई थी, आई थिंक फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई थी। तो सरकार ने भी यहाँ से मदद की, भारत सरकार ने गेहूँ चावल और कुछ चीज़ें दी वहाँ पे, राइट। चल, तो ये सब खर्चे बढ़े हैं, इसलिए गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सो मॉडर्न गवर्नमेंट आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट। तो मॉडर्न यानी आधुनिक सरकार, जो आज की सरकार क्या कर रहे हैं, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और ये कंटिन्यूस बढ़ते रहेगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये भूलना नहीं है, ठीक ना। सो आगे है पब्लिक रेवेन्यू, समझ लेते हैं अभी, खाली कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज। देखो क्या लिखा है, पब्लिक रेवेन्यू क्या है, एक तरह का इनकम है, वो भी कौन सा, कलेक्टिव इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट को एक जगह से पैसे नहीं आते हैं, गवर्नमेंट को बहुत सारी जगहों से पैसे आते हैं। तो इसीलिए जो कलेक्टिव इनकम है वही क्या है, पब्लिक रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट को मिलने वाला पैसा। और क्योंकि ये पैसा पब्लिक से लिया जाता है, इसीलिए पब्लिक रेवेन्यू। देखो लैंग्वेज को समझो, पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक पे होने वाला खर्चा, पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक से मिलने वाला पैसा, दोनों में आ गया, राइट। तो पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भाई पब्लिक रेवेन्यू, अगर आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ा है तो आपको पब्लिक रेवेन्यू पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बोलते ना अपोजिट में है। सो दस द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अराइजेज ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो लिखा भी है, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर, देखो यार कॉमन सेंस है ना, मुझे कुछ खरीदना है यानी खर्चा करना है, तो मुझे कमाना पड़ेगा यानी पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, सिंपल ना। मुझे लैपटॉप लेना है यानी मैं एक्सपेंडिचर करना चाहता हूँ, तो एक्सपेंडिचर करने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए पैसे तो चाहिए, तो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, वही अरेंजमेंट है पब्लिक रेवेन्यू। और पब्लिक रेवेन्यू आने के बाद जो खर्चा डिसाइड होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। और द मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एज ए फॉलो, जो मेन सोर्स है पब्लिक रेवेन्यू का वो दो है, क्या है, एक टैक्सेस है और एक नॉन टैक्सेस है, ठीक है ना, टैक्स के थ्रू और दूसरा है टैक्स के अलावा चीज़ों के थ्रू, वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।